हेलो स्टूडेंट्स। बीए फर्स्ट ईयर ऑनर्स और बीए फर्स्ट ईयर पास कोर्स हिस्ट्री के राजस्थान के इतिहास से संबंधित प्रश्न पत्र के लिए आज से हम एक नया टॉपिक प्रारंभ करने जा रहे हैं और वो है राजस्थान की प्राचीन सभ्यताओं के बारे में। और आज की क्लास में हम कालीबंगा सभ्यता के बारे में अध्ययन करेंगे और हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि कालीबंगा सभ्यता की प्रमुख विशेषताएं कौन कौन सी हैं। पुरातत्व सामग्री प्रागैतिहासिक युग की सभ्यता और संस्कृति की रूपरेखा प्रस्तुत करने का एक महत्वपूर्ण स्रोत कहा जा सकता है और प्राप्त साक्ष्यों से यह स्पष्ट हो चुका है कि राजस्थान भी उन प्राचीन स्थलों में से एक है जहां मानव सभ्यता और संस्कृति का उदय हुआ था। और मानव की अधिकांश प्रारंभिक सभ्यताओं का उदय जल बाहुल्य क्षेत्रों या नदी घाटियों में हुआ था और राजस्थान में भी प्रागैतिहासिक युग की मानव सभ्यता के विकसित और व्यवस्थित स्वरूप विशेष रूप से ताम्रकाल के अवशेष हमें नदी घाटियों और जल बाहुल्य क्षेत्रों में ही मिले हैं। राजस्थान का एक भाग ही आज नदियों से परिपूर्ण है, लेकिन विद्वानों का ये मानना है कि जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर आदि जिन क्षेत्रों में जहां आज रेगिस्तान विस्तृत है, वहां प्राचीन काल में समुद्र और नदियां स्थित थी और संपूर्ण क्षेत्र में हरियाली व्याप्त थी। लेकिन कालांतर में भूमिगत परिवर्तनों के फलस्वरूप उस भूमि के ऊंची निकल आने पर समुद्र का जल दक्षिण में हट गया और यहाँ रेत का पुंज मात्र रह गया। विभिन्न क्षेत्रों से जो हमें साक्ष्य मिलते हैं, उनके आधार पर विद्वानों का ये मानना है कि आज से हजारों वर्ष पूर्व इन क्षेत्रों में मानव जीवन हिलोरे मार रहा था और उनकी सभ्यता और संस्कृति अपनी समकालीन विश्व की अन्य सक्रिय और विकासोन्मुख सभ्यताओं से उत्कृष्ट नहीं तो समकक्ष अवश्य थी। राजस्थान की विभिन्न प्राचीन और वर्तमान नदियों के किनारे प्रागैतिहासिक युग के जो अवशेष मिले हैं, उनमें कालीबंगा, आहड़, बागौर, रंगमहल, गिलुंड, नोहो, बैराठ, गणेश्वर आदि स्थानों से मिले अवशेष उल्लेखनीय कहे जा सकते हैं। द्वती और सरस्वती नदियों की घाटियों में विकसित सभ्यताओं के जो अवशेष प्रकाश में आए हैं, उनमें कालीबंगा का महत्वपूर्ण स्थान कहा जा सकता है और यह राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। कालीबंगा नामक स्थान उस समय घग्गर नदी के किनारे पर स्थित था। हालांकि वर्तमान में जो घग्गर नदी है वो कालीबंगा से बहुत दूर देखी जा सकती है। कालीबंगा का जो शाब्दिक अर्थ है वो है काली चूड़ियाँ और यहाँ जिस प्राचीन सभ्यता के अवशेष हमें मिले हैं वो सिंधु सभ्यता युग की ही नहीं बल्कि उससे भी प्राचीन सभ्यता की जानकारी हमें प्रदान करते हैं। पुरातात्विक साक्ष्यों के आधार पर विद्वानों का ये मानना है कि यहाँ से प्राप्त सामग्री विभिन्न संस्कृतियों का प्रतिनिधित्व करती है, जिनमें एक प्राक सैंधव सभ्यता थी और दूसरी सैंधव युगीन सभ्यता। इसके विपरीत डॉक्टर धर्मपाल अग्रवाल, बी आलचिन, आर आलचिन और अमलानंद घोष आदि विद्वान इन दो संस्कृतियों को एक ही सभ्यता के दो रूप मानते हैं। बात करते हैं कालीबंगा सभ्यता की खोज और उत्खनन की, तो कालीबंगा की खोज 1951 ईस्वी में अमलानंद घोष ने की थी और 1961 ईस्वी से लगातार एक दशक तक भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की ओर से बी लाल और बी थापर के संयुक्त निर्देशन में यहाँ उत्खनन कार्य किया गया और यहाँ भी हड़प्पा युगीन अनेक पुरास्थलों की तरह मुख्य रूप से दो टीले हमें मिलते हैं, एक छोटा और ऊंचा पश्चिम में और दूसरा पूर्व में जो विस्तृत और अपेक्षाकृत निम्न था और ये दोनों टीले सुरक्षात्मक दीवार द्वारा घिरे हुए थे। छोटे टीले के निम्न स्तरों में हड़प्पा सभ्यता से भी पूर्व काल की सभ्यता के अवशेष हमें मिलते हैं और इसे पुरातत्ववेताओं ने प्राक हड़प्पा युगीन संस्कृति नाम दिया है। कालीबंगा के उत्खनन से यह ज्ञात हुआ है कि हड़प्पा सभ्यता से पहले भी एक अन्य सभ्यता के लोग यहाँ निवास करते थे और इन दोनों संस्कृतियों के पुरावशेषों के बीच एक अंतराल है, जिससे ये स्पष्ट होता है कि इन दोनों में यहाँ कोई संबंध संपर्क नहीं रहा और इस तरह कालीबंगा में हमें दो संस्कृतियों के पुरावशेष मिलते हैं। पहला प्राक हड़प्पा युगीन संस्कृति और दूसरा हड़प्पा युगीन संस्कृति।
सबसे पहले हम बात करते हैं प्राक हड़प्पा संस्कृति की और इसके अंतर्गत हम बात करेंगे यहाँ की प्रारंभिक बस्ती और भवन निर्माण की। तो कालीबंगा के टिलों के उत्खनन में हमें 5 स्तर मिले हैं, जिनमें ऊपर के जो तीसरे, चौथे और पांचवें स्तर की सामग्री है वो सिंधु सभ्यता की सामग्री के समान और समकालीन है। कालीबंगा में उत्खनित टिलों में से जो प्राक सैंधवयुगीन सभ्यता और संस्कृति के अवशेष मिले हैं वो केवल पश्चिमी टिले के 2 प्रारंभिक स्तरों से ही हमें मिले हैं। और इस काल में ये जो बस्ती थी वो एक सुरक्षात्मक दीवार या परकोटा द्वारा सुरक्षित की गई थी। यह दीवार 4.10 मीटर मोटी, 30 गुना 20 गुना 10 सेंटीमीटर के आकार की कच्ची ईंटों द्वारा निर्मित की गई थी और यह परकोटा उत्तर से दक्षिण 250 मीटर लंबा तथा पूर्व से पश्चिम की ओर 180 मीटर चौड़ा था। इस बस्ती में भवनों के निर्माण के लिए भी कच्ची ईंटों का ही प्रयोग हुआ है और पक्की ईंटें केवल नालियाँ, स्नानागार, कुएं आदि के निर्माण में ही प्रयोग में लाई गई हैं। परकोटे के भीतर भवन निर्मित हैं और भवनों में उन्हीं ईंटों का प्रयोग किया गया है जो परकोटे के निर्माण में प्रयुक्त की गई थी और कुछ पक्की ईंटें भी हमें मिली हैं और वे सभी फन्नी के आकार की हैं। भवनों की दीवारों पर कहीं कहीं मिट्टी का लेप भी मिला है और संभवतः जो ये मिट्टी का लेप था वो सभी दीवारों पर चढ़ाया गया था, लेकिन प्राक हड़प्पा के जो भवन हैं वो हड़प्पा युगीन सभ्यता की तरह पंक्तिबद्ध नहीं है और वो एक सीध में निर्मित नहीं है। भवनों में तंदूर नुमा चूल्हे भी हमें मिलते हैं जो यहाँ की पारिवारिक व्यवस्था को प्रदर्शित करते हैं। प्राक हड़प्पा कालीन कालीबंगा के उत्खनन में जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण उपलब्धि हमें मिलती है वो एक दोहरे जुते हुए खेत का मिलना है। पुराविदों के अनुसार यह कृषि विश्व में अब तक प्राप्त समस्त कृषि क्षेत्रों में सबसे ज़्यादा प्राचीन है और इसमें 2 तरफा जुताई के फलस्वरूप हराइयों के निशान एक वर्ग जालक के रूप में पड़े थे और इस प्रकार के जुते हुए खेत में 2 फसलें एक साथ उगाई जाती थी। और यहाँ के उत्खनन में हमें जौ और गेहूं के उत्पादन के साक्ष्य भी मिलते हैं और बहुसंख्यक कृषि उपकरण और अन्न संग्रह के साधन यहाँ की आर्थिक समृद्धि के परिचायक कहे जा सकते हैं। विद्वानों का ये मानना है कि प्राचीन संस्कृत साहित्य में जो उल्लेखित बहुधान्यदायक प्रदेश था वो यही था। कालीबंगा के उत्खनन से हमें मिट्टी के कई अलंकृत बर्तन और उनके अवशेष मिलते हैं जिनको फैब्रिक ए, बी, सी, डी और ई की संज्ञा दी जाती है। यहाँ के बर्तनों की जो विशेषता है वो उनका पतला और हल्का होना है और उन्हें चाक से बनाया जाता था और फिर भी उनको भौंडे ढंग से ही बनाया जाना स्पष्ट होता है। इनका जो रंग था वो लाल है, लेकिन ऊपर व मध्य भाग में काली और सफ़ेद रंग की रेखाएं हमें दिखाई देती हैं और इन पर अलंकरण चौकोर, गोल, जालीदार, वृत्ताकार, घुमावदार, त्रिकोण और समानांतर रेखाओं से किया जाता था। फूल, पत्ती, चौपड़, पक्षी, खजूर आदि का अलंकरण भी इन पर रहता था। बर्तनों में घड़े, प्याले, लोटे, हांडियाँ, रकाबियाँ, सरावले, पैंदे वाले ढक्कन व लोटे भी हमें मिलते हैं और मछली, कछुए, बतख, हिरण आदि की आकृतियाँ भी इन पर बनाई जाती थी। मकानों के अवशेषों व बर्तनों के अलावा यहाँ कई अन्य प्रकार की वस्तुएं भी हमें उपलब्ध होती हैं, जिनमें त्रिभुजाकार पक्की मिट्टी से निर्मित केक, घिया पत्थर और तांबड़े पत्थर के मनके, शंख की चूड़ी, पक्की मिट्टी की खिलौना गाड़ी, पहिए, बैल की खंडित मूर्ति, कड़े, हड्डियों की बनी सलाइयाँ, पत्थर के सिलबट्टे, मिट्टी की गेंद, तांबे का परशु आदि प्रमुख है। तो इस तरह से कालीबंगा का जो प्रथम काल था प्राक हड़प्पा काल, वो उपलब्धियों की दृष्टि से उल्लेखनीय कहा जा सकता है और इसकी प्रथम परत पर जमी बालू रेत इस बात का संकेत देती है कि संभवतः सरस्वती नदी में कभी भयंकर बाढ़ आई होगी और उसमें यह विकसित सभ्यता विनाश के गर्त में समा गई होगी। कालीबंगा का जो दूसरा काल है वो हड़प्पा युगीन है और
वस्तुतः मिट्टी के बने भवनों को छोड़कर कालीबंगा की प्राक सैंधव सभ्यता के ऊपरी स्तरों से मिली अधिकतर जो सामग्री है वो हड़प्पा सभ्यता की विशेषताओं से युक्त कही जा सकती है। विद्वानों का मानना है कि परवर्ती युग में कालीबंगा सिंधु सभ्यता संस्कृति का एक प्रमुख केंद्र था और प्राप्त साक्ष्यों से ज्ञात होता है कि इस सभ्यता के निर्माताओं ने प्राक सैंधव युगीन तत्वों को आत्मसात करते हुए अपनी नवीन सभ्यता को स्थापित किया था और संभवतः तकनीकी और भौतिक प्रगति के अनेक सोपानों को पार कर कालीबंगा की प्राक हड़प्पा युगीन सभ्यता कालांतर में समृद्ध हड़प्पा सभ्यता के रूप में प्रकट हुई। कालीबंगा की हड़प्पा युगीन सभ्यता के दो स्पष्ट रूप थे, पश्चिम की ओर बना दुर्ग और पूर्व की ओर बसा निचला नगर या बस्ती। सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ के दुर्ग की। तो कालीबंगा का जो सैंधव युगीन दुर्ग था वो सुरक्षा की दृष्टि से पश्चिम के ऊंचे टिले पर प्राक सैंधव युगीन बस्ती के अवशेषों पर बनाया गया था। दुर्ग उत्तर दक्षिण में 240 मीटर और पूर्व पश्चिम में 120 मीटर में विस्तारित था। दुर्ग के परकोटे की दीवार 3 से 7 मीटर चौड़ी थी, जिसमें दृढ़ता के लिए बीच में बुर्ज बने थे। दीवार में प्रयुक्त ईंटों का माप 40 गुना 20 गुना 10 सेंटीमीटर और 30 गुना 15 गुना 7.5 सेंटीमीटर है। संभवतः इस दीवार का निर्माण भी 2 चरणों में ही संपन्न हुआ था। निर्माण के प्रथम चरण में बड़ी और द्वितीय चरण में छोटी ईंटों का प्रयोग हुआ है और दुर्ग के दक्षिण भाग में एक हिस्से में 5-6 चबूतरे बने हैं जिन पर सीढ़ियां बनी थी और वहां तक पहुंचने के लिए ईंटों की चढ़ाई का मार्ग बना था। यहाँ के कुछ चबूतरों पर आयताकार कुंडनुमा वेदियां और कुएं बने हैं और एक चबूतरे पर कुएं के समीप ही 7 अग्नि वेदिकाएं प्राप्त हुई हैं और इस प्रकार की जो अग्नि वेदिकाएं हैं वो कई मकानों में भी हमें देखने को मिलती हैं। इन वेदियों में प्राप्त हड्डियों, सिंगों, राख आदि के अवशेषों के आधार पर विद्वानों का ये मानना है कि संभवतः इनका कोई धार्मिक प्रयोजन रहा होगा। दुर्ग के प्रवेश द्वार उत्तर और दक्षिण दिशा में बने हुए थे और 2 बुर्जों के मध्य बने उत्तरी द्वार में प्रवेश के लिए सीढ़ियां बनी थी, किंतु दक्षिणी द्वार में सीढ़ियों के साथ गलियारा भी था। दुर्ग के दूसरे भाग में अभिजात या संपन्न वर्ग के निवास थे जो वैसी ही ईंटों से बने थे जिससे दुर्ग की प्राचीर बनी थी। ये भवन 1 मंजिले थे जिनमें 3-4 कमरे और नालियां बनी होती थी। अब हम बात करते हैं यहाँ के नगर और भवन निर्माण की। तो दुर्ग के पूर्व की दिशा में नीचे की ओर की भूमि पर 360 गुना 240 मीटर माप में सैंधव सभ्यता की विशिष्ट नगर आयोजन के अनुरूप कालीबंगा का सुनियोजित नगर या बस्ती खंड बसा हुआ था। दुर्ग की भांति नगर के चतुर्दिक कच्ची ईंटों का परकोटा बना था। ईंटों का माप 40 गुना 20 गुना 10 सेंटीमीटर था। नगर के भवनों और सड़कों की आयोजना शतरंज पट की भांति थी। नगर उत्तर से दक्षिण की ओर जाने वाली 3 सड़कों के द्वारा अनेक खंडों में विभाजित था। इन सड़कों की चौड़ाई 80 के गुणज में थी। प्रारंभिक काल की जो सड़कें थी वो कच्ची थी, लेकिन परवर्ती काल की सड़कें मृद पिंडों से पटी थी, यानी यह दुर्घटनाओं को रोकने के लिए हर सड़क के कोने पर रक्षा स्तंभ भी निर्मित किए गए थे। सुनियोजित नगर निर्माण के आधार पर विद्वानों का यह अनुमान है कि संभवतः इनको नियंत्रित करने के लिए यहाँ कोई स्थानीय सत्ता अवश्य रही होगी। सड़कों द्वारा विभाजित नगर के प्रत्येक खंड में 5-6 मकान बने हुए थे और प्राय प्रत्येक भवन 2 या 3 सड़कों की ओर खुलता था। प्रत्येक भवन में एक आंगन और 6-7 कमरे हुआ करते थे। भवनों में प्रयुक्त ईंटों की माप दुर्ग की ईंटों के अनुरूप ही थी। भवनों की फर्शें और छतें प्राक सैंधव युगीन भवनों की भांति मिट्टी की ही बनी थी। कुछ भवनों की फर्शें कच्ची ईंटों और अलंकृत खपरेलों से भी बनी है। भवनों की छतें भी कच्ची ही हैं, जो प्राय लकड़ी की शहतीरों पर खपरेल और कवेलू डालकर बनाई गई हैं और एक भवन में छत पर जाने के लिए सीढ़ियां भी बनी हुई मिलती हैं।
कालीबंगा के दुर्ग और नगर क्षेत्र से बड़ी संख्या में मिट्टी के बर्तन हमें मिलते हैं, जिनमें दैनिक प्रयोग में आने वाले खाने पीने, छानने और अनाज आदि सामग्री संग्रहित करने और धार्मिक अनुष्ठानों में प्रयुक्त होने वाले बर्तनों की प्रधानता है। इन पात्रों में सपीठ, थाली, नुकीले पैंदे के कुल्हड़, छिद्रित मृदंगाकार बर्तन और लंबोदर घड़ा आदि उल्लेखनीय हैं। चाक पर बने इन बर्तनों के हल्के और पतले होने पर भी इनमें सुडौलता और सुंदरता का अभाव है और ये बर्तन विभिन्न ज्यामितीय और प्राकृतिक अलंकरणों से युक्त हैं। कुछ बर्तनों पर मछली, कछुआ, बतख, हिरण आदि की आकृतियां उत्कीर्ण हैं। कालीबंगा के उत्खनन में इन बर्तनों के अलावा पशु पक्षियों की आकृतियों के खिलौने, मिट्टी, घिया पत्थर और तांबे की मोहरें, चूड़ियाँ, नापतोल के बाँट, कांच के मनके, मृण मूर्तियाँ आदि भी हमें मिली हैं, जो यहाँ के निवासियों की कलात्मक अभिरुचि को प्रकट करती हैं। मुद्रा पर पौराणिक और यथार्थ पशुओं के चित्र अंकित हैं। मृण मूर्तियों में आक्रामक सांड की मूर्ति में शारीरिक गठन व भावों का यथार्थ अंकन हुआ है। कालीबंगा से हड़प्पा सभ्यताओं की मुद्राओं के समान अनेक मुद्राएं भी हमें मिलती हैं और ये मुद्राएं घिया पत्थर, तांबे और कांच की मिट्टी की बनी हुई हैं। इन मुद्राओं पर पौराणिक और पशुओं के चित्र अंकित हैं। कुछ मुद्राओं पर सिंधु लिपि में लेख भी उत्कीर्ण हैं। हालांकि इन लेखों को अभी तक पढ़ना संभव नहीं हुआ है, लेकिन ये लेख कालीबंगा के उत्खनन की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि कही जा सकती है, क्योंकि इन्होंने सैंधव लिपि की पहचान करने के प्रयास में एक ठोस दिशा निर्देश किया है। यहाँ से प्राप्त एक सैंधव लिपि युक्त पात्र पर लिपि की ओवरलैपिंग हमें मिलती है और ये लिपि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी। अब हम बात करते हैं यहाँ के मृतक संस्कार विधि की। तो कालीबंगा के दुर्ग से 300 मीटर दूर मिले कब्रिस्तान से यहाँ के निवासियों की शवाधान पद्धतियों की जानकारी हमें मिलती है। यहाँ 3 प्रकार की शवाधान पद्धतियाँ प्रचलित थी। पहली, आयताकार या अंडाकार कब्रों में शव को सीधा लिटा देना। दूसरी, वृत्ताकार गर्तों में शवाधान और तीसरे, आयताकार या अंडाकार गर्तों में मृद भांड निक्षेप। प्रथम प्रकार की कब्र में शव के सिर को उत्तर दिशा में रखकर सीधा लिटा दिया जाता था और उसके पास मिट्टी के पात्र आदि रखे जाते थे। एक कब्र में तांबे का दर्पण भी मिला है और अस्थि पिंजर अवशेषों से पुरा रोग विषयक उपयोगी प्रमाण मिलते हैं। एक शिशु की खोपड़ी में 6 गोल छिद्र थे, जिनसे कपाल छेदन क्रिया का प्रमाण हमें मिलता है। द्वितीय प्रकार की गोल कब्रों में एक कलश और उसके चतुर्दिक 4 से लेकर 29 तक मृदभांड रखे जाते थे। कुछ कब्रों में मनके, शंख, वलय और घिया पत्थर की वस्तुएं भी मिली हैं। तृतीय प्रकार की कब्रों का दीर्घ अक्ष उत्तर दक्षिण की ओर है और इनमें भी द्वितीय प्रकार की कब्रों की भांति मृदभांड और अन्य सामग्री मिली है, लेकिन द्वितीय और तृतीय प्रकार की कब्रें शव रहित हैं और संभवतः यह कब्रें प्रतीकात्मक शवाधान की प्रतीक हैं। कार्बन 14 के आधार पर इस सभ्यता का काल 400 से 500 वर्ष माना गया है। इसकी तिथि 2300 ईसा पूर्व मानी गई है, जबकि प्राक हड़प्पा संस्कृति की तिथि 2450 ईसा पूर्व मानी जाती है। अगर हम बात करें कालीबंगा सभ्यता के पतन की, तो लगभग 1800 ईसा पूर्व के आसपास कालीबंगा की सभ्यता का पतन हो गया। सिंधु सभ्यता के अन्य केंद्रों की भांति कालीबंगा की सभ्यता के अंत का प्रश्न भी अनुमानों पर ही आधारित कहा जा सकता है, किंतु प्राप्त साक्ष्यों से यह निश्चित है कि इसका अंत बाह्य आक्रमणों या जल प्लावन आदि से नहीं हुआ, क्योंकि कालीबंगा में सिंधु सभ्यता के अवशेषों के ऊपर किसी अन्य संस्कृति के अवशेष नहीं मिले हैं, जिससे स्पष्ट होता है कि इसके पश्चात यह स्थान हमेशा के लिए निर्जन हो गया। कालीबंगा की सभ्यता के अंत के संबंध में विद्वानों का ये अनुमान है कि कालीबंगा की सभ्यता के पतन का प्रमुख कारण जलवायु तथा नदियों के मार्ग परिवर्तन था। कुछ विद्वानों का मत है कि कालांतर में उत्तर पश्चिमी भारत की जलवायु शुष्क हो गई, जो समुद्री हवाएं पहले इस ओर आर्द्रता लाती थी और वर्षा का कारण बनती थी, वही हवाएं अब सूखी चलने लगी और कालांतर में यह भूभाग रेत का समुद्र बन गया।
अगर हम बात करें कालीबंगा सभ्यता के सांस्कृतिक महत्व की, तो पुरातत्ववेताओं के अनुसार सिंधु सभ्यता का प्राचीनतम स्वरूप विकसित अवस्था में आने से पूर्व कालीबंगा की सभ्यता के अनुरूप ही था और यही आरंभिक स्वरूप समय पाकर सिंधु सभ्यता के रूप में सामने आया और इस दृष्टि से कालीबंगा सभ्यता का इतिहास में महत्वपूर्ण सांस्कृतिक स्थान है और इस पर राजस्थान को गौरव है।